के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जिससे कि आप लोग सभी एक दूसरे से जुड़ सकें और किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो तो वो आप सोल्व कर सकें, जिससे सही आपको मार्गदर्शन मिले। तो जाके डिस्क्रिप्शन से जाके उसको अपना ज्वाइन करें। ओके, है ना। हेलो दोस्तों, आप लोगों सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और जैसे कि हम निम्बी क्वेश्चन कर रहे थे तो हमारे एक पुरानी वीडियो में एक वो कमेंट बोला है आपने कि इसको हम क्लियर करें। तो इसके लिए हमने रीडिंग के लिए हमने बताया था कि इसको हम किस तरीके क्लियर करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम इसको दोनों क्वेश्चन को करने के बाद बाकी के क्वेश्चन को हम कर आगे स्टार्ट करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो पहला ही जो क्वेश्चन इसमें बोला गया था 108 नंबर क्वेश्चन बोला गया कि क्यों हैंड टैप लीड पर चैम्फर किया जाता। भाई चैम्फर करने का क्या चक्कर है, मैं आपको बता दूं। भाई एनील करने के लिए थोड़ी ना करेंगे, या फिनिश करने के लिए, या फिर स्ट्रेंथ करने के लिए, या फिर ग्रिपिंग के लिए। तो किसके इसके लिए जो राइट आंसर बताया था हमने, डी बताया था। डी किस तरीके से होगा मैं आपको बता दूं। जब भी अगर मान लीजिए कोई होल है इस तरीके से हमारे जॉब में हो, जो ये हमारी क्या होगी, जॉब होगी। ठीक है, ये हमारी जॉब होगी। इस तरीके से क्या होगी, जॉब। और ये वाला जो भाग होगा हमारा, ये होगा टैप, जिस पर हल्का सा चैम्फर किया जाएगा। इस भाग को हम चैम्फर कर देंगे। और ये टैप हो गया हमारा। इस तरीके टैप को हम ऊपर करेंगे। और चैम्फर करने से क्या होगा, तो यहाँ पे जब इसको हम इस होल में अंदर लगाएंगे तो क्या होगा, इसकी ग्रिप कर लेगा, वो इस होल को पकड़ लेगा। इससे यहाँ पे इसकी यहाँ पे होल पे लगते ये ग्रिपिंग पकड़ लेगा इसकी। यहाँ पे जैसे ही वो लगेगा इसमें होल में, ये वाला भाग जो है इस होल में लगते ही इसकी ग्रिप पकड़ लेगा। इससे क्या होगा, ये ठीक तरीके से ग्रिप कर लेगा। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, डी इसका राइट आंसर होगा। यानी कि ग्रिप करने के लिए हम जो उसको हल्का सा इस तरीके से टेप को चैम्फर कर देते हैं, हल्का हल्का सा, हल्का हल्का। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 110 क्वेश्चन नंबर था ये, जो है रीडिंग के लिए। आपको रीडिंग का जो क्वेश्चन है आपका, मैं आपको बता दूं। इस भारी माइक्रोमीटर में जब ब्रिटिश रीडिंग होती है तो ब्रिटिश रीडिंग के लिए क्या होता है, जो ये हमारा जो मेन भाग होता है उसको हम बोलते हैं .1 का भाग। जबकि जो सब डिवीजन वाला जो भाग होता है ये कितने का होता है, .01 का। जबकि अगर थिम्बल के भाग की बात करी जाए तो इसका जो भाग होता है वो कितना होता है, .001 का। ये हमारा मेन डिवीजन हो गया, ये हमारा सब डिवीजन हो गया, और ये हमारा थिम्बल डिवीजन हो गया। ठीक है ना। तो अब क्या है, अब देखिए एक एक भाग को हम लेते हैं और उसके बाद करते हैं क्वेश्चन को। जो यहाँ पे हमारा 3 भाग है, यानी कि 3 भाग तो इसका हो गया, यानी कि .3 तो ये हो गया। अब देखिए मेन डिवीजन तो ये हो गया, और जो सब डिवीजन है वो कितने का, .05 का। तो यानी कि .05 ये हो गया। अब क्या थिम्बल डिवीजन बचा, थिम्बल डिवीजन .001 का था। तो इसमें कौन से भाग से मैच कर रहा है, यानी कि 9 से भाग कर रहा है, यानी .00 और 9, यानी कि क्या राइट, .359 इसकी रीडिंग आएगी, है ना। तो इसलिए इसका सी राइट आंसर होगा। अच्छा ठीक है ना, वो गलत हो गया था पुरानी वीडियो में, इस वजह से आप लोगों ने कमेंट किया। ठीक है, आगे के क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, वर्नियर बेवल प्रोडक्टर, वर्नियर बेवल प्रोडक्टर की सटीकता क्या होती है। तो वर्नियर बेवल प्रोडक्टर की जो सटीकता होती है कितनी होती है, 1 डिग्री होती है, 5 डिग्री होती है, या फिर 5 मिनट होती है, या फिर 5 सेकंड होती है। पहले मैं आप लोगों को सभी को इसमें क्लियर कर दूं कि बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। 1 डिग्री ये होता है 5 डिग्री, और जो अगर यदि 1 डॉट है तो 5 मिनट, यदि 2 डॉट है तो फिर 5 सेकंड की बात होती है। तो अभी देखिए इसमें जो दिया गया हमारा क्या आंसर राइट होगा। तो वर्नियर जो बेवल प्रोडक्टर है उसकी एक्यूरेसी कितनी होती है, कई बार कम से कम हजारियों बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। तो कितनी होगी, सी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि 5 मिनट वर्नियर बेवल प्रोडक्टर की एक्यूरेसी होती है। क्वेश्चन नंबर 112 देखिए क्या है। और 112 में बोल रहा है कि इस वर्नियर कैलिपर की रीडिंग क्या है। व्हाट इज द रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर दिखाया गया है, उसकी रीडिंग पूछ रहा है। तो देख लेते हैं वर्नियर कैलिपर कौन है। ये लीजिए वर्नियर कैलिपर ये वाला है, और इसकी रीडिंग पूछी गई है। इसकी रीडिंग बतानी है, इसकी रीडिंग कितनी है। तो देखिए क्या होगी, 30.20, 30.40, 35.20, या फिर 35.50 होगी। तो इसकी रीडिंग जब निकालते हैं हम, तो रीडिंग को किस तरीके से निकाला जाता है वो बताता हूँ मैं आपको। रीडिंग निकालने का इसका क्या तरीका।
रीडिंग निकालने के लिए जब भी अगर रीडिंग की बात आए तो पहले आपको देखना है कि ये आपका जो वर्नियर है वो कितने उसका है। तो वर्नियर हमें दिख रहा है कि ये 49 और नीचे ये 50, 49-50 वाला वर्नियर है। तो इसका मतलब लिस्ट काउंट कितनी होगी हमारी, लिस्ट काउंट होगी इसकी 0.02 mm। ठीक है जी। अब इसकी रीडिंग की बात की गई, अब रीडिंग देखते हैं हम रीडिंग किस तरीके से निकालते हैं। तो रीडिंग निकालने के लिए पहले हमें अपने इसको देखना होगा कि शुरू में जो पॉइंट्स हैं, 0 वाला पॉइंट कितने में मिल रहा, देख लीजिए। तो 0 वाला जो पॉइंट है वो कितने में मिल रहा है, देखिए यहाँ पे इस वाले पॉइंट से मिल रहा है आके, तो ये कितने में मिल रहा है, यानी कि 4 है यहाँ पर। तो इससे आगे क्या होगा, यहाँ 3 होगा, और 3 के बीच में क्या है, यानी कि 3 के बीच में क्या है, 5 होएगा, है ना। क्यों, क्योंकि 30 और अगला 35, फिर 40 और फिर 50, इस तरीके से चलेगा। तो इतने में क्या होगा इसका, यानी कि यहाँ तक 35 हो गया, 0 जो 35 प्लस कितने पे हमारी नीचे वाली मैच कर रही है, कितने पे मैच कर रही है नीचे वाली जो लाइन है, वो कर रही है हमारी 25 से मैन स्केल से मैच कर रही है। तो इसका मतलब क्या होगा, 35 तो इसका ये हो गया जो हमारा मैन स्केल पे मिल रहा है, प्लस वर्नियर स्केल पे कितना मिल रहा है 25, और गुणा कर देंगे हम लिस्ट काउंट से, यानी कि 0.02 mm। तो कितना आएगा निकल कर 35 प्लस 0.50। तो इसे जब जोड़ेंगे तो वो जोड़ के कितना बनेगा हमारा 35.50 mm। ठीक है। तो इसी हिसाब से कितना, कौन सा राइट आंसर होगा हमारा, डी इसका राइट आंसर होगा, डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया, और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 क्वेश्चन नंबर है, और क्या बोला गया, क्यों सतह प्लेट तनाव मुक्त अच्छी कास्ट आयरन से बने होते हैं। भाई कास्ट आयरन की जो सतह जो प्लेट है, सरफेस प्लेट हमारी, क्यों हम कास्ट आयरन की बनाते हैं, उसको पूछना चाह रहा, क्षरण को रोकने के लिए, टूटने से रोकने के लिए, या फिर विकृति को रोकने के लिए, या फिर थर्मल विस्तार को रोकने के लिए। तो किसको करने के लिए जो हम कास्ट आयरन का प्रयोग करते हैं, हम कास्ट सरफेस प्लेट को बनाने के। जब भी हम सरफेस प्लेट बनाते हैं तो कास्ट आयरन को इसलिए बनाई जाती है क्योंकि सरफेस प्लेट जो कास्ट आयरन की बनाएंगे तो वो क्या कि अभी भी गर्मी में या फिर सर्दी में वो उसके लिए प्रसार नहीं करेगी, यानी कि फैलेगी नहीं, विकृति नहीं करेगी किसी तरीके की, यानी कि जिस तरीके की है उसी तरीके की बनी रहेगी। इसीलिए हम जो है अधिकतर सरफेस प्लेट कास्ट आयरन की बनाते हैं। तो यानी कि क्या राइट आंसर होगा इसका, सी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि विकृति को रोकने के लिए, जिससे कि कोई किसी तरीके का फैलाव ना हो, इसलिए हम कास्ट आयरन की सरफेस प्लेट बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 के बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, और क्वेश्चन नंबर 114 है। क्वेश्चन नंबर 114 में देखिए क्या बोला गया, बोल रहा समायोजित समांतर ब्लॉक एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक का मुख्य भाग क्या है। भाई एडवांटेज पूछ रहा है वो, मेन एडवांटेज क्या होगा एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक का। तो ये एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक का हमको एडवांटेज बताना, क्या एडवांटेज होगा, विभिन्न कोण निर्धारित करने के लिए। तो भाई वर्नियर वो इसका ये पैरेलल जो है पैरेलल ब्लॉक कभी कोई कोण निर्धारित करेगा क्या, कभी कोई कोण निर्धारित नहीं करेगा। अगला पॉइंट देखते हैं, अगला विभिन्न गहराई निर्धारित करने के लिए, या फिर विभिन्न लंबाई निर्धारित करने के लिए, या फिर विभिन्न ऊंचाई निर्धारित करने के लिए। तो पैरेलल ब्लॉक क्या है कि पैरेलल ब्लॉक हमारे दो तरीके के होते हैं। एक तो होते हैं जो हमारे पैरेलल ब्लॉक ये वाले होते हैं जो कि समांतर पैरेलल ब्लॉक है, या जो ये हमेशा जोड़े में ही मिलते हैं, ठीक है ना। एक होता है एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक। एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक क्योंकि किस तरीके बनाया, इस तरीके से बना देते हैं और ऐसे ऊपर से दूसरा उसमें पैरेलल ब्लॉक होता है। तो इसको क्या है, जब इसकी ये वाली हाइट को हम इसको इस साइड को ऊपर को ले जाएंगे तो क्या होगा, इसकी जो हाइट है वो ऊपर को बढ़ेगी, इसकी हाइट जो ऊपर को बढ़ेगी, जिससे क्या होगा कि इनकी हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं हम। तो इसलिए क्या हम जो है एडवांटेज इसका क्या है एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक का, कि विभिन्न ऊंचाई निर्धारित करने के लिए, यानी कि एडजस्टेबल जो पैरेलल ब्लॉक होंगे हम उसको कभी हम भाई इस तरीके से जो हमारा पैरेलल ब्लॉक है ये, ठीक है, तो इसकी जो हाइट है इस साइड को जाएगी, सॉरी मैं दूसरा बना देता हूँ क्योंकि समझना बहुत ज़रूरी है। ये ऐसे, ठीक है जी, कुछ इस तरीके से पैरेलल एडजस्टेबल होगा, है ना। तो जब ये वाला ऊपर वाला जो होगा, जब हम इसे ऊपर को स्लाइड करेंगे तो ऊपर को जब स्लाइड करेंगे तो इसकी जो हाइट है वो और बढ़ेगी ऊपर को।
तो इससे क्या होगा, अलग अलग हम ऊंचाई निर्धारित कर सकते हैं। तो इसलिए क्या राइट आंसर होगा, विभिन्न ऊंचाई निर्धारित करने के लिए हम प्रयोग करते हैं। तो इसका 114 का राइट आंसर क्या होगा हमारा, डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 114 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 115 है। और क्वेश्चन नंबर 115 में देखिए क्या बोला गया, यूनिवर्सल सरफेस गेज के किस भाग का उपयोग आवश्यक सही पोजीशन पर स्क्राइबर सेट करने के लिए किया जाता है। भाई अगर यूनिवर्सल सरफेस गेज को जो है सही पोजीशन पर हम स्क्राइबर को सेट करना है तो उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, सिरक का प्रयोग करेंगे, गाइड पिन का प्रयोग करेंगे, रोकर आर्म का, या फिर फाइन एडजस्टिंग स्क्रू का प्रयोग करेंगे। तो भाई जब भी अगर स्क्राइबर की बात की जाएगी तो स्क्राइबर के लिए आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो सरफेस गेज होता है क्या होता है, इसका बेस होता है, फिर एक यहाँ रोकर आर्म लगाई जाती है जिसके ऊपर स्पिंडल लगा होता है। स्पिंडल को लगाने के बाद इसके यहाँ पर स्क्राइबर को कसा जाता है, और स्क्राइबर को जो है पोजीशन पर सेट करने के लिए फिर क्या करेंगे, उसके बाद क्या करा जाएगा, फिर इसको स्क्राइबर को हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस नग से कस देंगे। यहाँ पे एक हमारा फाइन एडजस्टिंग स्क्रू लगा होगा जिससे फाइन एडजस्टिंग से ऊपर ऊपर नीचे कर सकते हैं। इससे क्या होगा, हम इसके स्क्राइबर के अप डाउन कर सकते हैं थोड़ा सा, यानी कि थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो अब क्या होगा, यूनिवर्सल सरफेस गेज के किस भाग को उपयोग आवश्यक सही पोजीशन में स्क्राइबर सेट करने के लिए करते हैं। तो किसका प्रयोग करेंगे, एडजस्टिंग फाइन स्क्रू का, यानी कि डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 115 के बाद 116 नंबर देखते हैं। 116 नंबर में क्या बोला गया, और क्वेश्चन नंबर 116 है, और क्वेश्चन नंबर 116 में बोल रहा है कन्वर्ट 1 मीटर इन टू मिलीमीटर, यानी कि 1 मीटर को मिलीमीटर में, 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 1000 मिलीमीटर होते हैं। तो क्या राइट आंसर होगा इसका, सी इसका राइट आंसर होगा, 116 का सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 116 के बाद क्वेश्चन नंबर 117 पे चलते हैं। और 117 क्वेश्चन नंबर पे देखिए क्या बोला गया, व्हाट इज द नेम ऑफ वी ब्लॉक, इस वी ब्लॉक का नाम बताएं। इस वी ब्लॉक का नाम बताएं क्या है, पढ़ लेते हैं क्या क्या ऑप्शन दिए हुए, वी ग्रुव वी ब्लॉक, सिंगल लेवल सिंगल ग्रुव वी ब्लॉक, डबल लेवल सिंगल ग्रुव वी ब्लॉक, या फिर सिंगल लेवल डबल ग्रुप वी ब्लॉक। तो मैं आपको बता दूं पहले इसके बाद कुछ कि क्या होता है कि जब ये वाला जो भाग होता है हमारा इसे हम बोलते हैं लेवल, और जो ये वाला जो भाग होता है इसे हम बोलते हैं ग्रुव। तो अब आप देख रहे होंगे एक तो हमारा लेवल है और एक ही हमारा ग्रुव है, तो क्या बोलेंगे हम, सिंगल लेवल और सिंगल ग्रुव वी ब्लॉक है, यानी कि 117 का क्या राइट आंसर होगा, पी इसका राइट आंसर होगा। 117 के बाद चलते हैं 118 नंबर क्वेश्चन है, और 118 नंबर में क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया, बोल रहा संयोजन सेट यानी कि कॉम्बिनेशन सेट में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना। ये जो चिन्हित भाग है इसमें एक्स के रूप में जो चिन्हित भाग है उसको हमें बताना है कि क्या भाग है ये। तो बताना है, रूल है, स्क्राइबर है, या फिर क्लैंप नट है, या फिर स्पिरिट लेवल है। तो क्या होगा, मैं इसके सभी पार्टों के नाम आपको बता देता हूँ। पहले ये वाला जो भाग है इसे बोलते हैं हम सेंटर हेड, जबकि ये वाला भाग की बात की जाए इसे बोलते हैं प्रोटेक्टर हेड, जबकि अगर इस वाले भाग की बात की जाए इसे बोलते हैं स्क्वायर हेड, जबकि अगर इस वाले भाग की बात की जाए तो इसे बोलते हैं रूल, जिसमें ये सारे तीनों ही पार्ट लगाए जाते हैं। और जबकि ये वाला जो भाग होता है इसे बोलते हैं हम स्पिरिट लेवल। स्पिरिट लेवल क्या करता है कि इसकी जो फ्लैटनेस है उसको चेक करने के लिए स्पिरिट लेवल का प्रयोग किया जाता है। तो अभी क्या राइट आंसर होगा 118 का, 118 का जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, डी राइट आंसर होगा 118 का। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 119 नंबर। और 119 क्वेश्चन नंबर में देखिए क्या बोला गया है, 119 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है राउंड बार के केंद्र को खोजने के लिए कैलिपर का उपयोग किया जाए। भाई विच कैलिपर इज यूज टू फाइंड द सेंटर ऑफ राउंड बार। राउंड बार का क्यों, राउंड बार है हमारे पास और उसका हमें सेंटर निकालना है कि भाई ये वाला सेंटर है, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, इनसाइड कैलिपर का प्रयोग करेंगे, जेनी कैलिपर का प्रयोग करेंगे, या फिर वर्नियर कैलिपर का प्रयोग करेंगे, या फिर आउटसाइड कैलिपर का प्रयोग करेंगे। भाई इस चारों में से हमें कौन सा आंसर ऐसा होगा जिस पे हम किसी गोल जॉब का
जो है केंद्र निकाल लें, भाई हमें सेंटर पता चल जाए इसका। तो इसके लिए किसका प्रयोग करेंगे हम प्रयोग करते हैं जेनी कैलिपर का। जेनी कैलिपर यानी कि 119 का जो आंसर होगा वो 20 का राइट आंसर होगा। जेनी कैलिपर क्या है, इस एक स्ट्रेट टांग होती है और दूसरी जो टांग होती है वो मुड़ी हुई होती है इस तरीके से। तो उससे हम इसका केंद्र ज्ञात कर सकते हैं। इसका केंद्र ज्ञात करने का मेथड क्या होता है मैं बता दूं आपको थोड़ा सा हल्का सा। यहाँ होगा और जो इसको इसके आधे भाग से अधिक या फिर कम इसको हम खोल लेते हैं और इस तरीके से हम चाप लगा लेते हैं। एक चाप यहाँ, एक चाप यहाँ, एक चाप यहाँ और एक चाप यहाँ। इस तरीके से मिलाने के बाद इन चापों को ऐसे क्रॉस करते हैं तो बीच का जो भाग होगा वो सेंटर में आ जाएगा। इस तरीके से मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ये ले ऐसे एक चाप लगाया, फिर एक चाप लगाया, फिर एक चाप लगाया, फिर एक चाप लगाया। इस चाप को इससे मिलाया और इस चाप को इससे मिलाया। जो बीच का भाग होगा वो सेंटर आएगा हमारा। तो यानी कि 20 का राइट आंसर हुआ। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं 120 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता। और 120 नंबर का क्वेश्चन है। 120 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या, छेनी में ए से चिन्हित भाग कोण का नाम बताएं। व्हाट इज द नेम ऑफ एंगल मार्क एंड ए इस चीजल। भाई ए में जो मार्क किया गया उस चीजल का पॉइंट को बताना है। तो हमें पहले ही आपको पता ये अल्फा बोलते हैं, इसे बीटा और इसे गामा बोलते हैं, है ना। जो हमें याद रखना है वो देख लीजिए क्या होगा, क्या बोलेंगे। ए वाले का हमारे से पूछा गया है, इस वाले का इसका बताना हमें रैक कोण, वेज कोण, कटिंग एंगल या फिर निकास कोण, क्लियरेंस। तो क्या होगा इसका राइट आंसर। जब हमारा जो जॉब की जो सरफेस है वो और कटिंग टूल की सरफेस है ये ऊपर वाली जो है, जो कटिंग टूल का ऊपर वाला भाग है, उसके जो नीचे जो बीच वाला भाग बनता है इसे हम बोलते हैं क्लियरेंस एंगल। जबकि अगर बात की जाए पॉइंट, दोनों पॉइंटों पे जो बनता है उसे बोलते हैं कटिंग एंगल। जबकि अगर पॉइंट कटिंग से ऊपर और ये वाला जो भाग होगा इसे हम बोलते हैं रैक एंगल। तो क्या राइट आंसर होगा अभी हमारा, क्लियरेंस एंगल इसका राइट आंसर होगा, यानी कि डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 120 के बाद चलते हैं 121 नंबर क्वेश्चन है। और 121 नंबर में देखिए क्या दिया गया। 121 नंबर में क्वेश्चन बोल रहा घुमावदार ग्रूव को काटने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है। विच चीजल इज यूज्ड फॉर कटिंग कर्व ग्रूव। तो किस कटिंग का प्रयोग के लिए हम कटिंग के लिए प्रयोग करेंगे। तो ये वाला शायद क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी पुरानी वीडियो में क्लियर कर रखे हैं चारों। और फ्लैट चीजल का प्रयोग करेंगे, वेब चीजल का प्रयोग करेंगे, या फिर क्रॉस कट छेनी का प्रयोग करेंगे, या फिर हाफ राउंड नॉक छेनी यानी कि हाफ राउंड नॉक चीजल का प्रयोग करेंगे। तो किसका प्रयोग करा जाएगा, जो हमारे को ग्रूव काटने हैं। कोई भी अगर चीजल के में ग्रूव काटने हैं वो भी कर्व कटिंग में इस तरीके से गोल करने हैं, तो इसके लिए हम कौन सी चीजल का प्रयोग करेंगे। तो उसके लिए प्रयोग करेंगे हम हाफ राउंड नॉक चीजल, यानी कि डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 122 नंबर क्वेश्चन है और बोल रहा मार्किंग उद्देश्य के लिए उपयोग किए जाने वाले हथौड़े का वजन क्या है। व्हाट इज द वेट ऑफ हैमर यूज फॉर मार्किंग पर्पज। भाई मार्किंग पर्पज के लिए हमें हैमर का वजन बताना है, कितना वजन होगा। तो कितना वजन होगा देख लेते हैं हम। ऑप्शन में क्या क्या देखा, 200 ग्राम, 250 ग्राम, या फिर 300 ग्राम, या फिर 450 ग्राम। और करनी केवल हमें केवल क्या है, मार्किंग पर्पस के लिए। तो क्या मार्किंग पर्पस के लिए कितना राइट आंसर होगा, 250 ग्राम इसका राइट आंसर होगा, यानी कि 20 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 122 के बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 123 नंबर क्वेश्चन है। और 23 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया। बोल रहा है विकर्ण फाइलिंग के अनुचित तरीके का प्रभाव क्या होगा। भाई व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इम्प्रॉपर मेथड ऑफ डायगोनल फाइलिंग। डायगोनल फाइलिंग क्या होती है, जब हमारी जो कोई जॉब होगी और उसमें इस तरीके से एक बार इस साइड से स्ट्रोक चलाएंगे और एक बार इस साइड से स्ट्रोक चलाएंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डायगोनल फाइलिंग बोलते हैं। यानी कि 45 से एक साइड से 45 से एक साइड चलती है। उससे क्या होगा, उसकी इम्प्रॉपर तरीके यानी कि बिल्कुल ठीक अनुचित तरीके से हम चलाने वाले हैं उसको, फाइल को। तो उसके लिए पूछ रहा है कि उसके लिए क्या होगा, असमान फिनिशिंग सतह आएगी, सतह पर खरोचे आएंगी, सतह पर उत्तलता बनेगी, या सतह पर सही फिनिशिंग न होगी।
तो क्या होगा, असमान फिनिशिंग सतह होगी, असमान फिनिशिंग सतह, यानी कि ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 123 के बाद चलते हैं 124 नंबर क्वेश्चन है। और 124 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया, वेल्ड जॉइंट और कास्टिंग से अतिरिक्त धातु को हटाने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है? विच चीजल इज यूज टू रिमूव एक्सिस मेटल फ्रॉम वेल्डिंग जॉइंट एंड कास्टिंग। तो किसका उपयोग करेंगे, फ्लैट चीजल का, वेब चीजल का, क्रॉस कट चीजल का, या फिर हाफ राउंड नॉक छेनी का प्रयोग करेंगे। तो किस छेनी का प्रयोग करेंगे, जो वेल्डिंग जॉइंट हो या फिर कास्टिंग वगैरह हो, तो उससे हमें हटाने के लिए प्रयोग करना पड़ेगा हमें फ्लैट छेनी का, यानी कि ए इसका राइट आंसर होगा। क्यों भाई, जब अगर कोई मेटल है और उस पर कोई हमारे इस तरीके से कोई टुकड़ा अगर जम गया, तो उस पर क्या हम फ्लैट छेनी से इस तरीके से चोट लगा उसकी कटिंग कर सकते हैं। 124 के बाद 125 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 125 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 125 बोल रहा है, इस फाइल का नाम बताएं। जो फाइल आपको दिखाई दे रही है स्क्रीन पर, इस फाइल का नाम क्या है? ये क्या राउंड छेनी है? कौन सी छेनी है? रोटरी छेनी है, रोटरी फाइल है, टिक्कर फाइल है, बैरेट फाइल है, या फिर क्रॉसिंग फाइल है? तो कौन सी होगी भाई, ये वाली जो फाइल है हमारी रोटरी फाइल है, यानी कि ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 125 के बाद चलते हैं 126 नंबर क्वेश्चन पे। 126 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया, बोल रहा है फाइल के फेस पर चोक क्यों लगाई जाती है? भाई चोक लगाने का क्या कारण है? अत्यधिक दबाव को कम करने के लिए, चिप हटाने के दर को बढ़ाने के लिए, पेनिट्रेशन और पीनिंग को कम करने के लिए, या फिर पेनिट्रेशन और पीनिंग को बढ़ाने के लिए। तो भाई किसी काम को नुकसान करने के लिए थोड़ी ना करेंगे हम, तो डी तो राइट आंसर होगा नहीं। तो क्या होगा, पेनिट्रेशन और पीनिंग को कम करने के लिए करेंगे। तो किसके लिए करेंगे, तो पेनिट्रेशन और पीनिंग को कम करने के लिए करेंगे, यानी कि 126 का सी इसका राइट आंसर होगा। 126 के बाद चलते हैं 127 नंबर क्वेश्चन है। और 127 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया, 127 नंबर क्वेश्चन ये आ गया आपकी स्क्रीन पर। 127 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फाइन पिच हेक्सा ब्लेड का उपयोग होता है। व्हाट इज द यूज फॉर फाइन पिच हेक्सा ब्लेड? फाइन पिच हेक्सा ब्लेड का प्रयोग क्या करेंगे? मुलायम धातु काटने के लिए, हाई स्पीड स्टील की धातु काटने के लिए, हाई कार्बाइड स्टील के काटने के लिए, या फिर कंट्यूट और अन्य पतली धातु को काटने के लिए। तो भाई फाइन पिच है, यानी कि एक धातु से दूसरे धातु की जो दूरी है बहुत कम है। कितनी है? 0.8। फिर अगला धातु से दूरी इस तरीके से क्या है, पिच है बहुत कम है। तो उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे हम? हाई कार्बन स्टील या हाई स्पीड स्टील, मुलायम धातु काटने के लिए, या फिर कंट्यूट पाइप को काटने के लिए, किसके लिए प्रयोग करेंगे? भाई अगर पिच अगर पतली है तो हम क्या करेंगे, जो अन्य पतली ट्यूब्स जो होंगे उनको काटने के लिए करेंगे, यानी कि 127 का डी इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। और 128 नंबर क्वेश्चन बोला गया, M10 इंटू 1.25 की टैप ड्रिल की साइज की गणना करें। 8.8, 8.7, 8.75, 8.65। तो ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको पुरानी वाली वीडियो में भी क्लियर कर रखा था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो वो वाली वीडियो देख ले, मैं उसको बटन आई बटन में दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगा। तो क्या होगा राइट आंसर इसका? सी राइट आंसर होगा, सॉरी 8.8, 8.8, यानी कि ए इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है। और 29 पे क्या बोला गया, एक ड्रिल में फ्लूट्स के बीच के भाग का नाम बताएं। व्हाट इज द नेम ऑफ पोर्शन ऑफ बिटवीन फ्लूट ऑफ ड्रिल? जो फ्लूट्स है, ये ड्रिल हो गया, ये हमारा पॉइंट एंगल हो गया, और यहाँ पे हमारी इस तरीके सैंग और ये नेक वगैरह होगी ऊपर, है ना। तो इतने एरिया हमारा जो है उसमें फ्लूट्स कटे होंगे हमारे। तो उस फ्लूट्स के जो बीच के जो भाग का नाम बताना, उसको क्या बोलेंगे? लिप बोलेंगे, वेब बोलेंगे, पॉइंट बोलेंगे, सैंक बोलेंगे। तो जब भी जो फ्लूट्स के जो बीच में जो भाग बच जाएगा यहाँ से, भाई ये वाला फ्लूट्स यहाँ आया और ये वाला फ्लूट्स जब घूम कर इस तरीके से यहाँ आया, तो इसके जो बीच में जो भाग बच रहा है यहाँ पे, इस वाले भाग को क्या बोलेंगे? वेब बोलेंगे, यानी कि 20 का राइट आंसर होगा। इसके बाद चलते हैं 130 नंबर क्वेश्चन है। और 130 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा, इस वर्नियर बेवल प्रोजेक्टर की रीडिंग क्या है? वह रीडिंग बतानी है। रीडिंग देखते हैं क्या है।
रीडिंग देखिए और इसको मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि इसके लिए मुझे थोड़ा सा अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी, थोड़ी बड़ी हो जाएगी जिससे कि टाइम लग सकता है ना। तो इस अगली वीडियो में इसे मैं कवर कर दूंगा, जिससे कि क्योंकि थोड़ा बड़ा वीडियो हो गया इसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 131 नंबर क्वेश्चन है। और बाहरी माइक्रोमीटर का कौन सा भाग मापने की सतह के बीच एक समान दाब सुनिश्चित करता है। तो जब भी अगर माइक्रोमीटर की बात आ रही है, यहाँ इस माइक्रोमीटर होगा इस तरीके से, यहाँ इसका वो लगा होगा और यहाँ एक वो होगा, तो यहाँ एनविल लगी होगी, ये फ्रेम होगा हमारा, ये सब बैरल होगा, ये थिम्बल होगा और ये रैचेट स्टॉप होगा। तो दाब को कौन सुनिश्चित करेगा, एनविल करेगी, थिम्बल करेगा, स्पिंडल लॉक करेगा, तो रैचेट स्टॉप करेगा, यानी कि डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 132 नंबर क्वेश्चन है, और 132 नंबर में बोला गया वर्नियर हाइट गेज का कौन सा पार्ट मुख्य स्लाइड का एक इंटरनल गल पार्ट है। तो वर्नियर हाइट गेज के का कौन सा मुख्य पार्ट स्लाइड का एक इंटरनल पार्ट है। कौन सा पार्ट है, जा है या फिर बेस है, बीम है या फिर जा क्लैंप है। तो कौन सा ऐसा पार्ट है भाई, ऐसा तो पार्ट कौन सा, जा ही हो सकता है, यानी कि ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 133 नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है माइक्रोमीटर का सिद्धांत क्या है। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोमीटर। भाई स्लाइडिंग है, स्क्रू और नट है, रैक और पिनियन है, या फिर वर्म और वर्म व्हील है। तो क्या राइट आंसर होगा 133 नंबर का, 133 नंबर का 20 का राइट आंसर होगा स्क्रू एंड नट। 133 के बाद 134 नंबर क्वेश्चन है, इसको हम अगली वीडियो में कवर कर देंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, ओके बाय बाय।